किस तरह से अपने घोड़े को आप कंट्रोल में रखे हुए, ये तो घुड़सवार का काम है। हरीश रावत जी, उन्होंने आप लोगों को कहा कि जो अगर माफ़ी मांगे तो हम वापस ले लेंगे वगैरह वगैरह। कुछ नहीं। देखिए, हरीश रावत जी की प्राथमिकता खत्म हो गई। वो बयानों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयान देना उनकी मजबूरी है और ये उनकी कमी भी है। प्रश्न ये है कि माफ़ी तो हरीश रावत जी को मांगनी चाहिए। यानी अगले चुनाव में बिखरी हुई कांग्रेस के संग आपका सामना है? मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं चुनाव मैदान में। नमस्कार, सीधा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हाई प्रोफाइल मंत्री, कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी। इनसे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के जो किसानों की आय दोगुनी करने का मिशन है, उसको ये सूबे में कोरोना काल में किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है किसानों की आय दोगुनी करने का। उत्तराखंड के किसान बड़ी तेज़ी से इसमें आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना ने थोड़ा ब्रेकर लगा दिया था। आज क्या हालात है? देखिए, आपने देखा कि पिछले 3 वर्षों में हमने 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में किए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय को दोगुना करना, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान ये एक ग्लोबल महामारी कोरोना हुई और उसमें किसानों की माली हालात को कैसे मजबूत किया जाए, इसके साथ साथ जो हमारे मूल निवासी लौट के वापस आए हैं उनको भी खेती से जोड़ के किस तरह बंजर भूमि को आबाद किया जाए, इसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी मंथन किया। और इसी कारण हमने कोरोना काल में ही 3 योजनाओं को लॉन्च किया है। एक एकीकृत बागवानी विकास योजना, दूसरी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राज्य कृषि विकास योजना और तीसरी IMA विलेज, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, जिनके माध्यम से हम लोग किसानों को तमाम सुविधाओं को देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पहला राज्य है देश में जिन्होंने बाकायदा शासनादेश जारी करके जिला योजना जो हमारे ज़िलों की है, तो उस जिला योजना में 40% पैसा कृषि और उद्यान में खर्च करने का प्राविधान किया ताकि इस सेक्टर को ज़्यादा मजबूत कर सकें। और उसके माध्यम से, जिला योजना के माध्यम से हम पॉली हाउसेज पर 90% सब्सिडी देकर समूहों को रोजगार देने के हम लोगों ने काम किया। अच्छा, हम देवभूमि की बात करें तो ये यहाँ पर गंगा का घर है, यहाँ पर देवभूमि है, बद्री केदार हैं। आपका संबंध संगम से है, इलाहाबाद से है। कल एक ऐतिहासिक दिन था जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। आपको कितनी खुशी हो रही है संगम वासी होने के नाते? देखिए, पूरे देश को प्रफुल्लित है और न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारतीयता पे जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग बहुत खुश हैं। और कल का दिन निश्चित रूप से भारत के इतिहास में दुनिया के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जो कल उपलब्धि हुई। और एक ऐसे प्रकरण का पटाक्षेप हुआ जिसमें लोगों को राजनीति करने का अवसर मिलता था, क्योंकि लोग कहते थे केवल वोट की राजनीति है, मंदिर कभी नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से मंदिर का शिलान्यास होने के बाद जो एक संदेश गया, एक पूरा राममय हो गया है, लगा लीजिए पूरा हिंदुस्तान देश। और ऐसी स्थिति में राम राज्य की जो परिकल्पना महात्मा गांधी और हमारे पुराने नेताओं ने की थी, उस पर आगे बढ़ने का एक रास्ता तय की शुरुआत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद भारत जो दुनिया में जो भारतीयता एक प्रमुख स्थान रखती है, भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने में इससे मदद मिलेगी। आपके पुराने मित्र हैं हरीश रावत जी, कल दिन भर उन्होंने राम राम किया, फेसबुक से लेकर ट्विटर पर बड़े सक्रिय रहे, वीडियो भी शेयर किया। अचानक ये जादू हरीश रावत पर कैसे हो गया? अभी तो रावत जी बता पाएंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि आज सबसे बड़ी बात है कि जो लोग विरोध भी क्या करते थे, ऐसा राममय देश हुआ कि विरोध करने वाले भी पक्ष में खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड मिनिस्टर हैं उत्तराखंड की सरकार में, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो दूसरे मिनिस्टर्स की मीटिंग को अवॉइड कर देते हैं। और पिछले 1 हफ्ते में ये 2 घटनाएं हुई, इसका वीडियो भी वायरल हुआ काफ़ी, और सख्त हिदायत मुख्यमंत्री जी ने भी दी। लेकिन क्या वजह है कि आप जैसे मंत्री तो कामयाब हो जाते हैं लगाम लगाने में, लेकिन कुछ मंत्रियों को थोड़ा पीड़ा होती है? देखिए, ये मैंने आपसे कहा कि ये मैन टू मैन कैरी करता है। आप किस तरह से अपने घोड़े को आप कंट्रोल में रखे हुए हैं, ये तो घुड़सवार का काम है। तो क्योंकि हम सब लोग इस समाज के अंग हैं, और चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हम लोग जो विधायिका हैं, हम दोनों का काम जनता की सेवा करना है। अगर इस मनोभाव से दोनों में एक भी व्यक्ति इस मनोभाव से काम करेगा कि मुझे रिजल्ट देना है, तो निश्चित रूप से वो अपने जो काउंटर पार्ट है उस पर भी उसका कंट्रोल रहेगा और अच्छे परिणाम आएंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आपकी पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस,
कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं हरीश रावत जी, उन्होंने आप लोगों को कहा कि जो अगर माफ़ी मांगे तो हम वापस ले लेंगे वगैरह वगैरह, जो बातें वो कह रहे हैं चुनाव के समय में, क्या लगता है कि कहीं यथार्थ में कुछ उसके पीछे राज छुपा हुआ है या सिर्फ शगुफा है? कुछ नहीं, देखिए हरीश रावत जी की प्राथमिकता खत्म हो गई। वो बयानों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयान देना उनकी मजबूरी है और ये उनकी कमी भी है। प्रश्न ये है कि माफ़ी तो हरीश रावत जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब रावत जी के राज में माफिया हावी हो गया था, भ्रष्टाचार अपनी चरम में था, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही थी, माफिया राज्य इस राज्य में हो गया था, शराब माफिया से लेकर खनन माफिया सब इस राज्य की सरकार को कंट्रोल किए हुए थे। ऐसी स्थिति में राज्य ने हमने निर्णय लिया था। और मुझे खुशी है कि इस प्रदेश की महान जनता ने 2017 में हमारे निर्णय पर अपनी मोहर लगाकर हरीश रावत जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के सुपड़ा साफ कर दिया था। ऐसी स्थिति में आज तो माफ़ी मांगने की आवश्यकता हरीश रावत जी को है। उनको स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे। और एक मैंने कई बार उनसे उनके लिए एक सलाह दी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई बार हम कांग्रेस में रहे, वो भी साथ रहे, उन परिस्थितियों में मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस के डूबते जहाज के साथ वो भी डूब जाएं। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने एक बेहतर बात कही थी कि मैं वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मेरी सलाह है कि उनको तत्काल वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए, ताकि उनका हम लोगों को दीदार होता रहे। और कभी कभी अगर वन की तरफ जाने का हमारा मन हो तो रावत जी से मुलाकात हो सके। यानी अगले चुनाव में बिखरी हुई कांग्रेस के संग आपका सामना है? कांग्रेस तो मैंने आपसे कहा कि इस राज्य में प्रासंगिकता उसकी खत्म हो गई है, और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं चुनाव मैदान में टिक पाई। पुराने कांग्रेसी होने के नाते पीड़ा होती है कि एक पार्टी जो आपने इतना सींचा और इतना पहाड़ पे चढ़ाया था, वो आज खत्म हो रही है। देखिए, पीड़ा कांग्रेसी होने के नाते नहीं होती, एक देश के नागरिक होने के नाते होती है। क्योंकि राष्ट्र हित में भी अच्छा होता है कि दो दल मजबूत दल देश के अंदर हों, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष मजबूत होगा तो वो सत्ता के चौकीदार के रूप में काम करता, सत्ता को निगाहें रखने का काम विपक्ष का होता है। और विपक्ष की निगाहें अगर मजबूत विपक्ष है तो सरकार संभल के चलती है और बेहतर परिणाम जनता के हित में आते हैं। तो इसलिए ये दुख जरूर होता है कि देश में एक ऐसी पार्टी जिसने स्वतंत्र संग्राम में जिसका योगदान रहा, जो भारत की मजबूत पार्टी थी, आज नकारा और निकम्मे नेतृत्व के कारण गर्त में चली जा रही है। देखिए, यही खूबी है सुबोध उनियाल जी की, बड़ी बेबाकी से और बड़े ही साफ लफ्जों में ये अपनी बात कहते हैं। हरीश रावत को उन्होंने कहा है कि वानप्रस्थ में जाइए, ताकि कभी जब भाजपा के बड़े नेता यानी खुद वो जंगलों में जाएं तो हरीश रावत के दीदार कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।